मादा जनन तंत्र के तीसरे पार्ट गर्भाशय के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट, गर्भाशय जो है नाशपाती के आकार का होता है, यानी ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है हमें एक तरह से नाशपाती की जो शेप होती है उस आकृति का गर्भाशय होता है। सेकंड, इसकी जो स्थिति है श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। ये जो अंश मेखला वाला भाग है, श्रोणि मेखला वाला भाग है, तो इस भाग में ये स्थित होगा। तीसरा, इसका आकार पढ़ा था हमने कि 7.5 गुणा 50 गुणा 2.5 सेंटीमीटर, 7.5 गुणा 50 गुणा 2.5 सेंटीमीटर इसका आकार होता है। 7.5 इसकी लेंथ लंबाई है, 50 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। और ये निश्चित नहीं रहता है, यह आकार लगातार बदलता रहता है। जैसे जब बच्चा यहाँ पर भ्रूण जब पॉजिटेट हो जाएगा तो ये फैलता है, एक्सपेंड होता है। ये केवल उस अवस्था में आकार है जब बच्चे का जन्म या भ्रूण का आरोपण इसके अंदर नहीं हुआ है, तब यह आकार इसका पाया जाएगा। तीसरा, हमने पढ़ा था कि श्रोणि मेखला में जो गर्भाशय है उसको पकड़े रखने का कार्य या पीछे से उसको सपोर्ट देने का कार्य 3 लिगामेंट के द्वारा किया जाता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जो गर्भाशय हमें दिखाई दे रहा है इसकी दीवार मोटी और पेशीय होती है। ये जो लाइनिंग हमें दिखाई दे रही है इस तरह की लाइनिंग है गर्भाशय की। एक पार्ट ये, एक पार्ट इसका ये है, एक पार्ट इसका ये है। ये गर्भाशय है, ये वाला हिस्सा। तो इसमें जो दीवार जो दिखाई दे रही है यह दीवार मोटी और पेशीय होगी, यानी इसकी भित्ति या दीवार का आकार मोटा होता है और मसल्स इसके अंदर या पेशियां इसके अंदर पाई जाती है। दीवार या भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। इस दीवार या भित्ति की हम बात करें तो इसके अंदर 3 स्तर पाए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे अंदर जो स्तर इसके अंदर पाया जा रहा है इस स्तर को बोला जाता है, अंदर वाले को, एंडोमेट्रियम। यानी इसकी दीवार या भित्ति में जो सबसे अंदर स्तर मिलेगा, आंतरिक स्तर, एंडोमेट्रियम कहलाता है। श्लेष्मी उपकला से बना हुआ स्तर है। इस स्तर का निर्माण श्लेष्मी उपकला से होगा। बीच वाला जो स्तर है इस बीच वाले स्तर को बोला जाता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो स्तर है चिकनी पेशियों से बना हुआ स्तर है, यानी इस स्तर का निर्माण चिकनी पेशियों के द्वारा किया जाता है। और सबसे बाहर जो स्तर पाया जा रहा है इस स्तर को बोला जाता है पेरीमेट्रियम। तो गर्भाशय की जो दीवार या भित्ति है, जो ये दीवार या भित्ति हमें दिखाई दे रही है, इसका निर्माण 3 स्तरों से होगा। सबसे बाहर मिलता है पेरीमेट्रियम, पतला झिल्ली के समान स्तर है। उसके बाद अंदर मिलेगा मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम चिकनी पेशियों से बना हुआ स्तर है। सबसे अंदर की तरफ मिलता है एंडोमेट्रियम, जो श्लेष्मी उपकला का स्तर होता है। अब इनमें से 2 स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहला एंडोमेट्रियम, दूसरा होता है मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम केवल एक कवरिंग बनाने का काम कर रहा है। एंडोमेट्रियम जब मासिक चक्र होता है उस दौरान गर्भाशय का यह एंडोमेट्रियम स्तर झड़ता है। जो ब्लड के साथ जो ब्लड वाहिकाएं आती है, रक्त जो निकलता है मासिक चक्र में, उसके साथ में यह एंडोमेट्रियम स्तर झड़ता है। तो मासिक स्त्राव के साथ गर्भाशय का यह एंडोमेट्रियम स्तर टूटकर अलग होगा। एंडोमेट्रियम में भी एक स्पेशल परत होती है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस उस परत को बोला जाता है। तो वो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस परत मासिक चक्र के दौरान हर 28 दिन की अवधि में टूटती है और झड़कर नष्ट होती है। अब इसके टूटने या झड़ने का क्या कारण होता है? मासिक चक्र के दौरान जब हार्मोनों का असंतुलन होता है तो उन हार्मोनों के प्रभाव से एंडोमेट्रियम को जो ब्लड सप्लाई किया जा रहा था रुधिर वाहिनियों द्वारा, उस ब्लड की सप्लाई रोक दी जाती है।
और एंडोमेट्रियम में जब ब्लड की सप्लाई नहीं आएगी, इस वाले स्तर में जब ब्लड की सप्लाई नहीं आती है तो यह टूटकर या झड़कर अलग हो जाता है और मासिक स्राव के साथ शरीर से बाहर निकलेगा। हर 28 दिन की अवधि में यह एंडोमेट्रियम झड़कर शरीर से बाहर निकलता है। एंडोमेट्रियम में भी एक स्तर है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, वह स्तर टूटकर या झड़कर बाहर निकलता है। दूसरा है मायोमेट्रियम, चिकनी पेशियों का बना हुआ है। जब प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भाशय में तेज गति से संकुचन होते हैं, तो उन संकुचनों को मायोमेट्रियम में पाई जाने वाली चिकनी पेशियों द्वारा किया जाता है। प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भाशय में जो संकुचन उत्पन्न होंगे, उन संकुचनों को गर्भाशय की मायोमेट्रियम में पाई जाने वाली चिकनी पेशियां प्रेरित करती है। तो मायोमेट्रियम स्तर प्रसव क्रिया के समय यूजफुल होता है या उपयोग में लिया जाता है। इसका उपयोग प्रसव क्रिया के समय और मासिक चक्र में एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम फंक्शनलिस या लेयर जो परत है वो जड़कर अलग होती है और रक्त के साथ बाहर आती है। इसके बाद गर्भाशय का जो ऊपरी भाग है वो चौड़ा होता है। ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है गर्भाशय का, ये चौड़ा भाग है। इस चौड़े भाग को काया बॉडी कहते हैं। ऊपरी हिस्सा है ये चौड़ा है, निचला हिस्सा सकरा है, तो ऊपरी वाले हिस्से को काया बॉडी के नाम से जाना जाता है। गर्भाशय का निचला सकरा भाग, नीचे की तरफ जाकर ये सकरा हो रहा है, इस निचले सकरे भाग को गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स कहा जाता है। यानी दो भागों के अंदर इसे हम बांट सकते हैं। पहला भाग काय या बॉडी, दूसरा भाग गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स होता है। तो गर्भाशय का जो ऊपरी चौड़ा भाग है उसे काय या बॉडी कहा जाएगा और निचला जो सकरा भाग है उसे गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स के नाम से जाना जाता है। दो स्ट्रक्चर के अंदर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये काया वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला सकरा हिस्सा गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स कहलाएगा। और गर्भाशय के काय में जो ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग है, इस ऊपर की ओर उठे हुए भाग को फंडस कहा जाता है। यानी जो ये ऊपरी भाग उठा हुआ है काय का ऊपर की तरफ डॉम की तरह जो मिल रहा है, उस भाग को फंडस के नाम से जाना जाता है। फंडस बायोलॉजी के अंदर ऊपर की ओर उठे हुए भाग को कहा जाता है। जैसे आमाशय के स्ट्रक्चर में भी हम पढ़ते हैं, उसमें भी फंडस भाग होता है, वो भी ऊपर की ओर उठा हुआ भाग होता है। यहाँ गर्भाशय में ऊपर की ओर उठा हुआ भाग है, इसलिए इसे फंडस बोला जाएगा, गर्भाशयी फंडस इसे बोला जाता है। तो दो भागों के अंदर इसका विभाजन है। ऊपरी चौड़ा भाग काय, निचला सकरा भाग गर्भाशय ग्रीवा या फिर क्या कहलाएगा, सर्विक्स। जो सर्विक्स हमें दिखाई दे रहा है, ये निचला वाला सकरा भाग, यह बाहरी ऑरिफिस द्वारा योनि में खुलता है। यानी यहाँ पर एक इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर को बाहरी ऑरिफिस कहा जाता है। एक तरह का ये छिद्र है, इस छिद्र को बाहरी ऑरिफिस या बाहरी ओस, एक्सटर्नल ओस, ओएस के नाम से इसको जाना जाता है। यानी सर्विक्स वाला भाग है, सर्विक्स वाला भाग योनि में बाहरी ऑरिफिस के द्वारा खुलेगा। बाहरी ऑरिफिस एक प्रकार का छिद्र होता है, इसके द्वारा सर्विक्स भाग योनि में खुलता है। इसके अलावा निषेचन के बाद निर्मित भ्रूण प्लेसेंटा द्वारा गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है, जहां इसे सुरक्षा और पोषण दिया जाता है। जब फैलोपियन नलिका के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज गति करता हुआ यहाँ आता है गर्भाशय में और गर्भाशय की दीवार पर ये अटैच हो जाता है। यहाँ पर निषेचन के बाद भ्रूण का क्या होता है, आरोपण। इसकी दीवार में यह जुड़ता है, प्लेसेंटा की सहायता से जुड़ता है। प्लेसेंटा या अपरा संरचना की सहायता से जुड़ेगा और यहाँ इसे जो भ्रूण आकर लगा है, जुड़ा है, उस क्रिया को बोला जाता है आरोपण। और यहाँ इसे सुरक्षा और पोषण दिया जाता है। जो भ्रूण अटैच हुआ है, भ्रूण का आरोपण हुआ है, उस भ्रूण को गर्भाशय की दीवार के द्वारा या प्लेसेंटा के द्वारा सुरक्षा और पोषण प्रदान किया जाता है। तो ये हमारा तीसरा भाग था मादा जनन तंत्र के अंदर, जिसे गर्भाशय कहते हैं। सिंपली पहला तो नासपति के आकार की संरचना है। दूसरा आकार इसका पड़ा है 7.5 × 50 × 2.5 सेंटीमीटर है।
श्रोणि भाग में स्थित है। 3 लिगामेंट द्वारा पीछे की तरफ श्रोणि भाग से ये जुड़ा हुआ है। चौथा, दीवार मोटी और पेशीय है। ये जो दीवार दिखाई दे रही है, भित्ति दिखाई दे रही है, मोटी और पेशीय होगी। 3 स्तर मिलते हैं। बाहरी स्तर पेरीमेट्रियम, झिल्ली के समान स्तर है। बीच वाला स्तर मायोमेट्रियम, पेशियों से बना हुआ स्तर है। अंदर वाला स्तर एंडोमेट्रियम, जो श्लेष्मी उपकला से बना हुआ है। मासिक चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम झड़कर रक्त के साथ बाहर आता है। प्रसव क्रिया के दौरान प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करने में या गर्भाशय को संकुचित करने में मायोमेट्रियम की पेशियां सहायक होती है। गर्भाशय की संरचना को 2 प्रमुख भागों में बांटते हैं। ऊपरी चौड़ा भाग काय कहलाता है। निचला जो सकरा भाग है उसे गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स के नाम से जाना जाता है। काय जो है गर्भाशय का काया बॉडी, इसका ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग फंडस कहलाता है। सर्विक्स जो है एक छिद्र के द्वारा योनि में खुलता है, जिसे हम बाहरी ऑरिफिस कहते हैं। ऑरिफिस के नाम से इसे जाना जाता है। और गर्भाशय वाले भाग में निषेचन के बाद निर्मित भ्रूण प्लेसेंटा के द्वारा इस गर्भाशय की दीवार में जुड़ेगा, जहां इसे सुरक्षा और पोषण दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारे मादा जनन तंत्र में, उसे योनि या वेजाइना कहा जाता है। जो 4th स्ट्रक्चर मादा जनन तंत्र के अंदर मिलेगी उसे योनि या वेजाइना के नाम से उसे जाना जाता है। अब योनि या वेजाइना क्या होती है? सबसे पहले तो लचीली पेशीय झिल्ली के समान नलिका है। एक नलिका है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लचीली होती है। इसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। यह फैल भी सकती है और संकुचित भी हो सकती है। इसकी भित्ति की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन का संचय होता है। ये जो भित्ति पाई जा रही है योनि की, इसकी भित्ति की कोशिकाओं के अंदर ग्लाइकोजन को इकट्ठा किया जाता है। अब ग्लाइकोजन को क्यों इकट्ठा किया गया है? क्योंकि योनि के अंदर एक विशेष प्रकार के जीवाणु उपस्थित होते हैं, जिन्हें लैक्टोबैसिलाई जीवाणु कहते हैं। ये लैक्टोबैसिलाई जीवाणु इसकी दीवार में संचित ग्लाइकोजन का उपयोग करते हैं और किण्वन क्रिया करते हैं। और किण्वन क्रिया के द्वारा योनि में उपस्थित श्लेष्मा को, यहाँ जो श्लेष्मा उपस्थित होगा योनि में, इस तरह इसमें एक तरल श्लेष्मा पाया जाता है, तो योनि में उपस्थित श्लेष्मा को ये लैक्टोबैसिलाई जीवाणु अम्लीय बनाते हैं। यानी योनि की भित्ति में ग्लाइकोजन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? जिससे कि इनका उपयोग, ये लैक्टोबैसिलाई जीवाणु ग्लाइकोजन का उपयोग करके योनि में उपस्थित जो श्लेष्मा है, ये जो श्लेष्मा पाया जा रहा है, इस श्लेष्मा को अम्लीय बना सके। अम्लीय क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो ये अम्लीय श्लेष्मा है यह संक्रमण से सुरक्षा करता है। योनि भाग की संक्रमण से सुरक्षा करेगा, इन्फेक्शन से सुरक्षा करेगा। इसके अलावा गर्भाशय जो भाग है उसकी यह संक्रमण से सुरक्षा करता है, क्योंकि किसी दूसरे जीवाणु को यहाँ पर पनपने नहीं देगा। लैक्टोबैसिलाई जीवाणु है, वो किसी दूसरे जीवाणु को यहाँ पर पनपने नहीं देगा। तो इस तरह से ये संक्रमण से सुरक्षा करने का कार्य करता है। गर्भाशय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है मादा जनन तंत्र का, क्योंकि भ्रूण यहाँ पर विकसित होता है, तो उसको संक्रमण से सुरक्षित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसलिए इसकी दीवार की भित्ति में ग्लाइकोजन है, जिसका उपयोग जीवाणु लैक्टोबैसिलाई करेंगे और ये श्लेष्मा को अम्लीय बना देंगे। इसमें हमें ये बात याद रखनी है कि योनि की जो भित्ति है उसमें किसी भी प्रकार की स्रावी कोशिकाएं नहीं होती है। यानी ये जो भित्ति दिखाई दे रही है इसमें किसी भी प्रकार की स्रावी कोशिकाएं नहीं होंगी। ये जो श्लेष्मा है यह सर्विक्स भाग से आता है। यानी सर्विक्स भाग की भित्ति में कोशिकाएं हैं जो श्लेष्मा का स्त्रवण करेगी, और यह श्लेष्मा योनि या वेजाइना के अंदर आता है। और इस श्लेष्मा को लैक्टोबैसिलाई जीवाणु के द्वारा किण्वन क्रिया द्वारा अम्लीय बनाया जाता है, जिससे योनि की, गर्भाशय की संक्रमण या इन्फेक्शन से सुरक्षा होती है और कोई जीवाणु यहाँ पर उत्पन्न नहीं होता है। अब योनि द्वार जो है वहां पर एक पतली झिल्ली का आवरण मिलता है। जैसे योनि द्वार है तो यहाँ पर एक पतली झिल्ली का आवरण पाया जाएगा, और इस पतली झिल्ली के आवरण को हाइमेन कहते हैं।
यानी योनि द्वार एक पतली झिल्ली के आवरण द्वारा ढका होता है, उस आवरण को हाइमेन कहा जाता है। हाइमेन लैंगिक परिश्रम के समय, लैंगिक संपर्क के समय टूट सकता है, शारीरिक परिश्रम के समय टूट सकता है और एक्सरसाइज या व्यायाम के समय यह टूट सकता है। यानी योनि द्वार पर एक पतली झिल्ली पाई जा रही है जिसे हाइमेन कहते हैं। यह शारीरिक परिश्रम, लैंगिक संपर्क और व्यायाम के समय टूट सकता है और इसका होना या नहीं होना वर्जिनिटी का सूचक नहीं होता है, क्योंकि केवल यह लैंगिक संपर्क से नहीं टूटेगा, सामान्य रूप से एक्सरसाइज से, साइकिल चलाने से, व्यायाम करने से, खेलने कूदने से, गिरने से भी यह टूट सकता है। तो योनि द्वार पर उपस्थित एक पतला झिल्लीनुमा आवरण हाइमेन कहलाता है। इसके बाद योनि के कार्य क्या है? सबसे पहला तो मैथुन अंग है। जैसे नर में मैथुन अंग शिश्न है, वैसे मादा में मैथुन अंग योनि होता है। दूसरा, मासिक स्त्राव को बाहर निकालने में सहायक है। मासिक स्त्राव के समय जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जड़ती है, ब्लड आता है, वो इसी मार्ग से बाहर निकलता है, तो मासिक स्त्राव को भी यह बाहर निकालने में सहायक है। तीसरा, शिशु जन्म के समय गर्भस्थ शिशु को बाहर निकालने के लिए यह जन्म नाल का कार्य करती है। यानी जब बच्चे का जन्म होगा तो योनि वाले भाग और सर्विक्स वाला भाग, ये दोनों आपस में मिलकर जन्म नाल का या बर्थ कैनाल का कार्य करते हैं। यानी जो बच्चा है उसे यहाँ से बाहर, गर्भाशय में बच्चे का विकास हो जाएगा, उसके बाद बच्चे को सर्विक्स और योनि भाग से बाहर निकाला जाता है। तो सर्विक्स वाला भाग और योनि वाला भाग आपस में मिलकर जन्म नाल का कार्य करते हैं। तो ये सारे कार्य योनि के द्वारा 3 कार्य संपन्न किए जाते हैं। अब योनि का एक बार फिर से रिवाइजन करें हम। लचीली पेशीय झिल्ली के समान नलिका है, इलास्टिसिटी का गुण है, मसल्स इसमें पाई जा रही है और एक नलिका रूपी संरचना है। इसकी भित्ति में जो कोशिकाएं उनमें ग्लाइकोजन इकट्ठा है। योनि में लैक्टोबैसिलाई जीवाणु पाए जाते हैं जो इसकी भित्ति में उपस्थित ग्लाइकोजन का उपयोग करके किण्वन क्रिया द्वारा इसमें उपस्थित श्लेष्मा को अम्लीय बनाते हैं। यह अम्लीय श्लेष्मा योनि की अन्य जीवाणुओं से संक्रमण से सुरक्षा करता है। गर्भाशय की सुरक्षा करने का काम इस अम्लीय श्लेष्मा के द्वारा किया जाता है। योनि द्वार पर एक पतली झिल्ली का आवरण मिलता है जिसे हाइमेन कहते हैं। शारीरिक परिश्रम के समय, लैंगिक संपर्क के समय यह टूट सकता है। एक्सरसाइज करते समय, साइकिल चलाते समय, खेलते कूदते समय यह हाइमेन जो झिल्ली है वो टूट जाती है। कार्य योनि के मैथुन अंग है। दूसरा, मासिक स्त्राव को बाहर निकालने में सहायक है। तीसरा, गर्भस्थ शिशु को बाहर निकालने में, यह जन्मनाल बनाने में सहायता करती है। तो ये हमारे जो प्रमुख भाग मादा जनन तंत्र के अंदर थे वो कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद हम मादा के अंदर पाए जाने वाले बाहरी भाग जिन्हें भग या बलवा कहते हैं उसकी स्टडी करेंगे और उसके बाद स्तन ग्रंथियों की स्टडी करेंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं। मादा जनन तंत्र में हम 4 भागों के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट जो 5th भाग है भग या बलवा कहलाता है और ये जो डायग्राम हमने बनाया है भग या बलवा का डायग्राम है। भग या बलवा होता क्या है? अभी तक जो हमने अंग पढ़े थे मादा जनन तंत्र के वो आंतरिक जननांग थे, यानी शरीर के अंदर पाए जा रहे थे। ये वाले जो जनन अंग होंगे स्त्री के वो शरीर के बाहर पाए जाते हैं। तो स्त्री के बाहर पाए जाने वाले सभी जननांगों को एक साथ भग या बलवा के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर प्रमुख भाग कौन से होते हैं? पहला भाग है इसका मॉन्स प्यूबिस, जिसे हम प्यूबिस मुंड भी बोलेंगे। सेकंड भाग लेबिया मेजोरा। फर्स्ट भाग मॉन्स प्यूबिस, सेकंड भाग लेबिया मेजोरा होता है। थर्ड भाग लेबिया माइनोरा होगा। फोर्थ पार्ट इसका क्लाइटोरिस होगा। फिफ्थ पार्ट इसका वेस्टिब्यूल होगा
और 6 पार्ट इसका बार्थोलिन की ग्रंथि है। तो ये सब 6 भाग आपस में मिलकर भग या बलवा भाग का निर्माण करते हैं। अब इसमें सबसे पहले परिभाषा तो इसकी है, स्त्री के सभी बाह्य जनन अंग भग या बलवा कहलाते हैं। अभी तक जो भी पढ़े थे, गर्भाशय, अंडाशय, योनि और फैलोपियन नलिका, वो सारे आंतरिक भाग थे, जबकि ये बाह्य जनन अंग, वो आंतरिक जनन अंग थे, ये बाह्य जनन अंग है। स्थिति भग या बलवा की है श्रोणी क्षेत्र में पेरिनियम के ऊपर स्थित। अब श्रोणी क्षेत्र हम सबको पता है कमर से निचला हिस्सा है। पेरिनियम क्षेत्र होता है गुदा से ऊपर का क्षेत्र। जो गुदा वाला भाग है, मानव के पाचन तंत्र में गुदा भाग से ऊपर की साइड का जो क्षेत्र होगा उसे पेरिनियम क्षेत्र बोला जाता है। तो भग या बलवा की स्थिति होती है श्रोणी क्षेत्र में, पेरिनियम के ऊपर की तरफ ये भग या बलवा भाग पाए जाते हैं। और पेरिनियम भाग गुदा और भग के बीच का क्षेत्र है, या हम ये बोल सकते हैं गुदा के ऊपर वाला भाग पेरिनियम है, जहां पर ये भग या बलवा उपस्थित होंगे। पहला भाग इसका प्यूबिस मुंड या मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर भग या बलवा की पॉन्स प्यूबिस या प्यूबिस मुंड है। अब प्यूबिस मुंड क्या होता है, जो मादा में उदर वाला भाग है उससे नीचे का हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा पाया जाता है। जो उदर भाग जहाँ खत्म होता है वहां से नीचे उभरा हुआ भाग मिलेगा, उस उभरे हुए भाग को मॉन्स प्यूबिस या प्यूबिस मुंड कहते हैं। उदर भाग से नीचे थोड़ा उभार में पाया जाता है, उस उभार को मॉन्स प्यूबिस या प्यूबिस मुंड कहते हैं। त्वचा से ढका रहता है, उभरा हुआ बसीय ऊतक युक्त भाग है, यानी उभार पाया जाता है और इसके अंदर बसीय ऊतक पाए जाएंगे, बसीय ऊतक युक्त भाग है। प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर स्थित। प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है श्रोणी मेखला में अस्थियों का जॉइंट, तो उस प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट ऊपर यह मॉन्स प्यूबिस भाग पाया जाता है। एक उभरा हुआ सा भाग या उभरी हुई सी स्ट्रक्चर पाई जाएगी, इस तरह की उभार पाया जाता है, उस उभार को ही हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। इसके बाद सेकंड भाग लेबिया मेजोरा या बृहद भगोष्ठ। लेबिया मेजोरा क्या है, प्यूबिस मुंड से नीचे स्थित एक जोड़ी लंबवत बलन। ये प्यूबिस मुंड है, इससे नीचे स्थित ये जो एक जोड़ी लंबवत बलन पाए जा रहे हैं, इन एक जोड़ी लंबवत बलनों को लेबिया मेजोरा कहते हैं। ये पूरी का पूरा जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, ये वाली स्ट्रक्चर पूरी, ये पूरी स्ट्रक्चर एक जोड़ी लंबवत बलन जो है, इन्हें लेबिया मेजोरा या बृहद भगोष्ठ कहते हैं। बसीय ऊतक से निर्मित है। लेबिया मेजोरा का निर्माण बसीय ऊतक से होगा और इसकी बाहरी सतह पर यानी बाहर की ओर इस पर रोम पाए जाते हैं। लेबिया मेजोरा जो है उस भाग में बाहरी सतह पर इस तरह से अनेक रोम उपस्थित होंगे, अनेक रोम इस सतह पर पाए जाएंगे। हेयर या बाल या रोम इस जगह पर पाए जाते हैं। लेबिया मेजोरा भाग में ये रोम प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से हेयर या बाल इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये लेबिया मेजोरा वाला भाग है, प्यूबिस मुंड के नीचे स्थित है, एक जोड़ी लंबवत बलन है और उसमें बस उसके अंदर बसीय ऊतक से निर्मित है, बाहरी सतह पर इस पर रोम उपस्थित होते हैं। तीसरा भाग लेबिया माइनोरा या लघु भगोष्ठ। अब ये जो लेबिया मेजोरा पाया जा रहा है, इस लेबिया मेजोरा के बीच में, ये जैसे लेबिया मेजोरा पूरा, इसके बीच में ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। तो लेबिया मेजोरा के बीच में स्थित एक जोड़ी छोटे बलन होते हैं। ये लेबिया मेजोरा वाला हिस्सा है पूरा, इसके बीच में स्थित एक जोड़ी जो बलन है, एक बलन ये, एक बलन ये, तो इस वाले हिस्से को लेबिया माइनोरा के नाम से जाना जाता है। हिंदी में लघु भगोष्ठ कहते हैं। वर्णक युक्त त्वचा से निर्मित होते हैं। अब इसकी विशेषता ये, लेबिया मेजोरा के कलर की तुलना में इस भाग का कलर थोड़ा डार्क होता है, इसका रंग थोड़ा ब्लैक पाया जाएगा, थोड़ा डार्क इस लेबिया मेजोरा वाले भाग का होगा, क्योंकि इसके अंदर वर्णक युक्त त्वचा पाई जा रही है। इसकी त्वचा में वर्णक युक्त कोशिकाएं हैं, इसलिए लेबिया मेजोरा के अंदर कलर थोड़ा डार्क मिलता है। वेस्टिब्यूल को घेर कर रखते हैं। अगली जो स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूल, इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे, उस वेस्टिब्यूल को इस लेबिया मेजोरा के द्वारा घेर कर रखा जाता है। ये वेस्टिब्यूल वाला भाग है, इस वेस्टिब्यूल वाले भाग को लेबिया मेजोरा घेर कर रखेंगे।
फिर क्लाइटोरिस या भंगक्षेप। अब लेबिया माइनोरा जो है, ये लेबिया माइनोरा, इसके ठीक ऊपर अग्र सिरे पर क्लाइटोरिस पाया जाता है। ये क्लाइटोरिस स्ट्रक्चर पाई जा रही है। संवेदी और उच्छाई अंग है, एक तरह का संवेदनशील अंग है, मादा के अंदर लैंगिक उत्तेजना को तीव्र करने में सहायक है, इसलिए संवेदी अंग है। लैंगिक उत्तेजना तेज होती है मादा के अंदर इस क्लाइटोरिस वाले भाग से। उच्चाई अंग इरेक्टाइल है, फैलने और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। नर के शिश्न का समजात अंग है, जिस तरह नर में शिश्न पाया जा रहा है उसी तरह मादा में क्लाइटोरिस या भंगक्षेप भाग पाया जाता है। समजात अंग इसलिए बोला है क्योंकि दोनों की उत्पत्ति एक समान होती है। जैसे नर के शिश्न की अनुपस्थ काट में हमने पढ़े थे कार्पोरा कैवर्नोसा पाया जा रहा है, कार्पोरा स्पंजियोसम पाया जा रहा है, वैसे ही इसमें भी कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पोरा स्पंजियोसियम पाया जाता है। तो संवेदी अंग है, उच्चाई अंग है, नर के शिश्न का ये समजात होगा, मादा में लैंगिक उत्तेजना को प्रेरित करने में यह सहायक होता है। इसके अंदर छिद्र नहीं पाया जाता है, नर के शिश्न में छिद्र मिलेगा लेकिन इस क्लाइटोरिस में कोई छिद्र नहीं पाया जाता है। तो इसका फोर्थ पार्ट होता है लेबिया माइनोरा के अग्र सिरे पर स्थित है, संवेदी सेंसेशनल अंग है, उत्तेजना को प्रेरित करता है, नर के शिश्न का समजात अंग होगा। फिर वेस्टिब्यूल या प्रगाढ़ लेबिया माइनोरा के बीच में स्थित दरार रूपी स्थान है। ये लेबिया माइनोरा है, इसके बीच में उपस्थित ये दरार रूपी स्थान है। ये जो भाग है इसको हम वेस्टिब्यूल या फिर प्रगाढ़ कहेंगे। यानी लेबिया माइनोरा थे, उनके बीच में एक दरार पाई जाएगी, उस दरार को वेस्टिब्यूल बोला जाता है। इसमें मूत्रमार्ग और योनि खुलते हैं। इसमें मूत्रमार्ग खुलेगा और उसके जस्ट नीचे योनि खुलेगी। मूत्रमार्ग जिस द्वार से खुलेगा उसे मूत्र द्वार बोलेंगे, योनि जिस द्वार से खुलेगी उसे योनि द्वार के नाम से जाना जाता है। मूत्रमार्ग का द्वार क्लाइटोरिस के नीचे, क्लाइटोरिस इसके नीचे मूत्रमार्ग का द्वार होगा और मूत्र द्वार के नीचे योनि द्वार होता है। यानी मादा में मूत्र द्वार ऊपर होता है जबकि योनि द्वार उसके नीचे पाया जाता है। ये मूत्र द्वार है, मूत्रमार्ग का द्वार है और ये योनि का द्वार है। और योनि के द्वार पर एक झिल्ली पाई जाती है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसे हाइमेन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड या ग्रंथियां है बार्थोलिन ग्रंथियां, 6th पार्ट इसका होता है। बार्थोलिन ग्रंथियां लेबिया मेजोरा पर स्थित होगी। ये जो लेबिया मेजोरा वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में 2 बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जा रही हैं, योनि द्वार के दोनों तरफ स्थित। ये योनि द्वार है, इसके दोनों साइड पर ये बार्थोलिन ग्रंथियां मिलेंगी। क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित करती है। इनका काम है बार्थोलिन की ग्रंथियों का क्षारीय तरल पदार्थ को स्रावित करना, और यह क्षारीय तरल पदार्थ इस पूरे भग या बलवा भाग को नम बनाए रखता है। इसे नमी प्रदान करने का कार्य करता है और लैंगिक व्यवहार को सरल बनाता है। लैंगिक व्यवहार को सरल बनाने में भी ये सहायक है। इसके कारण भग या बलवा भाग नम बना रहेगा और घर्षण की क्रिया ज़्यादा नहीं होती है। तो इस तरह से लैंगिक व्यवहार को सरल बनाने का कार्य करेगा। तो ये स्त्री के अंदर पाए जाने वाले बाहरी जननांग या भगिया वल्वा के बारे में हमने स्टडी किया है। एक बार फिर से इसको स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो स्त्री के जो बाह्य जनन अंग है उन्हें भगिया वल्वा कहते हैं। किस जगह पर स्थित है? श्रोणि क्षेत्र में, पेरिनियम के ऊपर। पेरिनियम क्या होता है? गुदा से ऊपर का भाग जो है पेरिनियम कहलाता है। प्रमुख कौन सी संरचना है? मॉन्स प्यूबिस। स्त्री में जो उदर वाला भाग जहाँ समाप्त होता है उसके नीचे उभरा हुआ सा हिस्सा होता है उसे मॉन्स प्यूबिस कहेंगे। सेकंड इसका पार्ट है लेबिया मेजोरा। मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ 2 अनुदैर्ध्य बलन मिलते हैं, इस तरह के फोल्ड पाए जा रहे हैं, इन फोल्ड को लेबिया मेजोरा कहा जाता है। तीसरा लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ 2 छोटे फोल्ड मिलेंगे, इनको हम लेबिया माइनोरा कहेंगे। फोर्थ क्लाइटोरिस। लेबिया माइनोरा के अग्र सिरे पर एक अंग पाया जा रहा है, समजात अंग है नर का, जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। फिफ्थ वेस्टिब्यूल। लेबिया जो माइनोरा है इसके अंदर एक दरार रूपी स्थान पाया जा रहा है जिसे वेस्टिब्यूल या प्रगाढ़ कहेंगे। इसी में मूत्र द्वार पाया जाता है, इसी में योनि द्वार पाया जाता है। मूत्र द्वार ऊपर होगा और योनि द्वार नीचे होगा। लास्ट बार्थोलिन की ग्रंथियां लेबिया मेजोरा पर उपस्थित होगी और
योनि द्वार के दोनों तरफ होती है, क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित करती है और यह क्षारीय तरल पदार्थ पूरे भग या बलवा भाग को नम बनाए रखता है और लैंगिक व्यवहार को सरल बनाता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारी भग या बलवा के बारे में है। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मादा जनन तंत्र में जो लास्ट पार्ट है उसे हम स्तन या ब्रेस्ट कहते हैं। अब स्तन या ब्रेस्ट जो है वह एक सहायक जनन अंग होता है। जैसे एक प्राथमिक जनन अंग तो थे अंडाशय, सहायक जनन अंग में और संरचनाएं आई थी हमारे, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय आया था उसी के अंदर, योनि उसी के अंदर होती है इसी, और स्तन भी एक प्रकार का सहायक जनन अंग है। संख्या एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी या दो ये पाए जाते हैं। इनके अंदर स्तन ग्रंथियां या मेमेरी ग्लैंड उपस्थित होती है और उन स्तन ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध का स्त्रवण किया जाता है जो बच्चे को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब सबसे पहले इसकी स्थिति है, जो स्तन है वक्ष के सामने अंशीय पेशियों के ऊपर स्थित होते हैं। ये वक्ष वाला भाग है, इसके सामने जो अंश मेखला है वहां पर अंशीय पेशियां पाई जा रही है। उन अंशीय पेशियों के ऊपर स्तन स्थित होंगे। जैसे वक्ष वाला भाग, पीछे की तरफ इसमें पसलियां मिलेंगी, रिब्स, उसके बाद अंश मेखला की पेशियां हैं, अंशीय पेशी, तो इन अंशीय पेशियों के ऊपर स्तन स्थित होते हैं। ये इनकी स्थिति है। अंश मेखला की अंशीय पेशियों के ऊपर ये पाए जाएंगे, अंशीय पेशियां हैं, इनके ऊपर ये पॉजिटेड होते हैं या स्थित होते हैं। स्तन ग्रंथि में संयोजी ऊतक पाया जाएगा अंदर की तरफ, जो 15 से 20 नलिकाकार कोष्ठीय पालिकाओं से बना होता है। यानी स्तन ग्रंथि के अंदर वाले भाग को हम देखें तो इसमें संयोजी ऊतक पाया जा रहा है और इस संयोजी ऊतक में इस प्रकार की, जैसे ये एक पाली बना रखी है हमने, ये फर्स्ट पाली है, ये सेकंड पाली है, ये थर्ड पाली है, तो इस तरह की 15 से 20 नलिकाकार कोष्ठीय पालियां पाई जाती है। जैसे 3 पालियां हमने दिखाई है, ऐसी 15 से 20 नलिकाकार कोष्ठीय पालियां स्तन के संयोजी ऊतक के अंदर या स्तन के संयोजी ऊतक में पाई जाएगी। और पालियों के बीच बीच में बसीय ऊतक उपस्थित होता है। ये जो पालियां हैं इनके बीच बीच में भी बसीय ऊतक होगा। बाकी इन पालियों के बाहर की तरफ भी बसीय ऊतक उपस्थित होता है। ये जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है ये हमने बसीय ऊतक है। तो पूरे स्तन में ये बसीय ऊतक पाया जाता है। प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छे के समान दुग्ध ग्रंथियां उपस्थित होती है जो दुग्ध का स्त्रवण करती है। अब इन पालियों के अंदर यहाँ पर ये जो हमको दिखाई दे रही है, ये जो संख्या दुग्ध ग्रंथियां हैं, दुग्ध ग्रंथियों को ही हम स्तन कूपिका भी बोल सकते हैं। ये पाली है, एक पाली के अंदर जो स्तन कूपिकाएं दिखाई दे रही है, एक प्रकार की दुग्ध ग्रंथियां हैं, अंगूर के गुच्छे के समान दुग्ध ग्रंथियां मिलेगी और इन स्तन कूपिकाओं के द्वारा दुग्ध का स्त्रवण किया जाता है। पाली की पहले स्तन पाली के अंदर स्तन कूपिका या दुग्ध ग्रंथि मिलेगी और उनके द्वारा दूध का स्त्रवण किया जाएगा। ये दुग्ध पालियां हैं, 1 2 3 4 5 6, ये दुग्ध पालियां या स्तन कूपिका कहलाती है। फिर प्रत्येक पाली से छोटी वाहिनियां निकलती हैं। अब ये जो पाली है एक, इससे छोटी वाहिनियां निकली, इन छोटी वाहिनियों को हम स्तन नलिका कहते हैं। हर पाली से जो हर पाली, एक पाली से दूसरी से तीसरी से चौथी से छोटी छोटी नलिकाएं निकलेंगी, उन नलिकाओं को स्तन नलिका कहेंगे। और ये स्तन नलिकाएं लैक्टिफेरस नलिका में खुलती है। ये स्तन नलिकाएं, ये जो नलिकाएं दिखाई दे रही है, इन लैक्टिफेरस नलिकाओं के अंदर या दुग्ध नलिकाओं के अंदर ये ओपन होती है। दुग्ध वाहिनी के अंदर ये ओपन होगी या फिर खुलेगी।
तो प्रत्येक पाली से छोटी वाहिनियां निकलती है, स्तन नलिकाएं, ये स्तन नलिकाएं लैक्टिफेरस नलिका में खुलती है, और ये लैक्टिफेरस नलिकाएं फिर आगे की तरफ जाकर किसके अंदर ओपन हो जाती है, निप्पल वाले भाग के अंदर ओपन हो जाती है। इन लैक्टिफेरस नलिकाओं को निप्पल वाले भाग के अंदर ओपन कर दिया जाता है। अब निप्पल क्या होता है, स्तन जो है उनके शीर्ष पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है। इस उभरी हुई संरचना को निप्पल के नाम से जाना जाता है। ये जो उभरी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे निप्पल बोला जाएगा। निप्पल के पास का क्षेत्र गहरे रंग का होता है। अब जो निप्पल वाला भाग है उसके आसपास का क्षेत्र थोड़ा गहरे रंग का होगा। यहाँ का कलर थोड़ा सा डार्क होता है, और ये जो डार्क क्षेत्र पाया जाता है इस डार्क क्षेत्र को एरियोला कहा जाता है। यानी इस निप्पल वाले भाग के पास का क्षेत्र थोड़ा डार्क कलर का होता है, उस डार्क कलर के भाग को एरियोला के नाम से जाना जाता है। निप्पल में 0.5 mm के 15 से 25 छिद्र पाए जाते हैं। अभी जो निप्पल हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस निप्पल के अंदर इसमें 15 से 25 छिद्र होंगे, और उन छिद्रों का आकार 0.5 mm होता है। तो 0.5 mm के 15 से 25 छिद्र एक निप्पल के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके बाद स्तन ग्रंथियों की जो वृद्धि है और कार्यों का नियंत्रण कुछ हार्मोनों के समूह के द्वारा किया जाता है। जैसे इसमें प्रमुख हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। ये सभी हार्मोन आपस में मिलकर स्तन ग्रंथियों की वृद्धि का और कार्य का नियंत्रण करते हैं। इनमें से भी ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो दुग्ध को स्त्रावित कराने में सहायक है। इन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्त्रवण में सहायक होता है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वह दुग्ध निर्माण में सहायक होता है। सोमेटोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि में सहायक होते हैं। यानी 3 हार्मोन तो वृद्धि कराएंगे, सोमेटोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध निर्माण कराता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इनसे दुग्ध का स्त्रवण कराएगा। दुग्ध में वसा, लैक्टोज, कैसिन, लाइसोजाइम, कैल्शियम, विटामिन और प्रतिरक्षी पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसलिए माता का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार होता है और उस बच्चे की वह विभिन्न संक्रमणों से सुरक्षा करने का कार्य करता है। अब इन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्रवण किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इसमें एक चूषण प्रतिवर्त कार्य करता है। जब बच्चा इस निप्पल वाले भाग को चूसता है उसके संदेश मस्तिष्क तक जाते हैं, फिर मस्तिष्क के द्वारा स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के निष्कासन को प्रेरित किया जाता है। मस्तिष्क के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित यह एक क्रियाविधि होती है जो चूषण प्रतिवर्त के द्वारा संपन्न होती है। बाकी हम एक हेडिंग दुग्ध स्त्रवण भी आगे हमारी, उसके अंदर इस दुग्ध स्त्रवण की पूरी प्रोसेस की स्टडी करेंगे। अभी कितना याद रखना है हमें कि यह एक चूषण प्रतिवर्त क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। जो स्तनों से दुग्ध का निष्कासन है एक प्रकार का चूषण प्रतिवर्त होगा और चूषण प्रतिवर्त से इसको संपन्न किया जाएगा। और स्टार्टिंग से हम देखते हैं स्तन को एक बार फिर से। संख्या 2 जोड़ी होगी, स्तन ग्रंथियां मिलेगी। स्थिति कहाँ होती है, जो अंशीय पेशियां हैं उनके ऊपर, पक्ष वाले भाग में अंशीय पेशियों के ऊपर होगी। सबसे अंदर वाला भाग स्तन पाली, 1 पाली, 2 पाली, 3 पाली, इस प्रकार की 15 से 20 पालियां इसके अंदर होंगी। हर स्तन पाली से के अंदर जो संरचना पाई जा रही है उन्हें स्तन कूपिका बोलेंगे या दुग्ध ग्रंथियां बोलेंगे। इन दुग्ध ग्रंथियों से जो संरचना जुड़ी हुई है स्तन नलिका कहलाएगी। स्तन नलिका से जो नलिका जुड़ी हुई है उसे लैक्टिफेरस नलिका कहेंगे। और लैक्टिफेरस नलिकाएं सभी निप्पल वाले भाग के अंदर खुल जाएगी। निप्पल स्तन ग्रंथियों पर पाए जाने वाली वर्णकित संरचना है। इसके आसपास का क्षेत्र भी डार्क कलर का होता है जिसे एरियोला के नाम से जाना जाता है। हर निप्पल में 0.5 mm के व्यास के 15 से 25 छिद्र पाए जाते हैं। नियंत्रण इसका वृद्धि और कार्य का, सोमेटोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वृद्धि को कंट्रोल करते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन इन दुग्ध ग्रंथियों में दूध के निर्माण को कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध स्त्रवण की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है।
दुग्ध के अंदर विभिन्न प्रकार के आवश्यक पदार्थ लैक्टोज, कैसीन, वसा, लाइसोजाइम, कैल्शियम, विटामिन, प्रतिरक्षी पदार्थ उपस्थित है। इसलिए यह दूध बच्चे की विभिन्न संक्रमणों से सुरक्षा करता है और उसे पर्याप्त मात्रा में पोषण देता है। तो ये हम स्तन या ब्रेस्ट के बारे में हमने स्टडी किया है। सबसे पीछे की तरफ स्तनपाली है, स्तनपाली में स्तन कूपिका है, स्तन कूपिका से स्तन नलिकाएं निकलेंगी, स्तन नलिकाओं से लैक्टिफेरस नलिकाएं निकलेंगी, लैक्टिफेरस नलिकाएं निप्पल वाले भाग के अंदर ओपन होगी। पूरे स्तन में लिपिड या बसीय ऊतक पाया जाता है, लिपिड से बना हुआ टिश्यू या ऊतक उपस्थित होगा। पालियों के बीच बीच में भी लिपिड या वसा से बना हुआ ऊतक उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हमारा मादा जनन तंत्र कंप्लीट होता है। मादा जनन तंत्र में हमने प्रमुख भाग पढ़े हैं। सबसे पहले प्राथमिक जनन अंग के बारे में पढ़ा था। प्राथमिक जनन अंग अंडाशय होते हैं। उसके बाद सहायक जनन अंग पढ़े थे, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि। फिर भगिया बलवा के बारे में पढ़ा था। स्त्री के सभी बाह्य जननांग भगिया बलवा कहलाते हैं। और नेक्स्ट हमने स्तन के बारे में अध्ययन किया है। तो इसके नोट्स बनाने के लिए भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।